हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमारा टॉपिक का नाम है श्वासन की क्रियाविधि। क्या है? श्वासन की क्रियाविधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्वासन क्या होता है। श्वासन क्या होता है? व्हाट इज़ ब्रीदिंग, है ना। श्वासन क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं कि श्वासन क्या होता है। श्वासन देखो, एक नॉर्मल से हम लोग समझ सकते हैं कि जो श्वास लेते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और हम लोग सांस बाहर क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, जिसको हम लोग कहते हैं गैसों का आदान प्रदान, है ना। यानी कि ऑक्सीजन जो हम लोग आदान करते हैं वायुमंडल से फेफड़े में, और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वायुमंडल को प्रदान करते हैं। तो इन दोनों को कहते हैं हम लोग श्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासन। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा कहाँ जाएगा? वायुमंडल से। कहाँ से जाएगा? वायुमंडल से जब हमारे फेफड़े में जाएगा, तो जब हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा फेफड़े में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़े से वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन युक्त हवा जब वायुमंडल से हम लोग फेफड़े में लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा अंतःश्वसन। क्या कहलाएगा? ये हमारा अंतःश्वसन। और फिर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा जब फेफड़े से वायुमंडल को प्रदान करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा निःश्वसन। क्या कहलाएगा? निःश्वसन। तो ऑक्सीजन युक्त हवा वायुमंडल से हम लोग कहाँ लिए? फेफड़े में, तो वो कहलाया हमारा अंतःश्वसन। फिर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को फेफड़े से वायुमंडल में प्रदान किए तो उसको हम लोग क्या कहें? निःश्वासन। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन हम लोग आदान कर रहे हैं, कहाँ से? वायुमंडल से फेफड़े में। और प्रदान क्या कर रहे हैं वायुमंडल को बदले में? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों का जो ये विनिमय हो रहा है, गैसों का जो ये आदान प्रदान हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं श्वासन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासन। तो इसके क्रियाविधि के बारे में हमें पढ़ना है, इसके मैकेनिज्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग मैकेनिज्म्स को समझने से पहले जो है हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसमें कौन कौन से मसल्स जो है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बना रहे हैं यहाँ पर एक, जैसे कि हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स है, इस बॉडी पार्ट्स को जो है, ये जो हमारा जो कंधा है, कंधा और जो ये कमर जो होता है, एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस ड्रम लाइक स्ट्रक्चर को जो है दो भागों में विभाजित करने के लिए एक मसल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक मसल्स पाया जाता है हमारे बीचों बीच, ड्रम के बीचों बीच एक मसल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम के ऊपर वाला भाग है, डायाफ्राम के ऊपर वाला भाग जो है, और ये हमारा कंधे के नीचे वाला जो भाग है, ये दोनों भाग को मिलाकर हम लोग कह देते हैं, इस भाग को हम लोग कह देते हैं थोरेसिक रीजन। क्या कह देते हैं हम लोग इसको? थोरेसिक रीजन कह देते हैं, यानी कि वक्ष भाग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वक्ष भाग। और इसी वक्ष भाग में क्या रहता है? हमारा फेफड़ा रहता है, लंग्स रहता है कुछ इस प्रकार से, है ना। क्या रहता है? लंग्स रहता है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब यदि हम लोग इस थोरेसिक कैविटी को, थोरेसिक रीजन को हम लोग इस तरह से कट सेक्शन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमें एक कैविटी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कैविटी देखने को मिला। देखो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा? एक कैविटी देखने को मिलेगा। जब हम लोग थोरेसिक रीजन को हम लोग जब कट करेंगे तो एक हमें अंदर से क्या, बाहर से हमें क्या देखने को मिलेगा? एक कैविटी, एक गुहा देखने को मिलेगा। और इस गुहा को हम लोग नाम दे देते हैं वक्ष गुहा। क्या नाम देते हैं हम लोग? वक्ष गुहा नाम दे देते हैं। बात क्लियर है? हम लोग क्या कहते हैं इसको? वक्ष गुहा। और इसी वक्ष गुहा में जो है हमारे दोनों लंग्स मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं? लंग्स मौजूद रहते हैं, फेफड़ा मौजूद रहता है। इस प्रकार से कुछ
देख सकते हो क्या मौजूद रहता है, हमारा फेफड़ा मौजूद रहता है। ठीक है, अब फेफड़ा हमारे वक्ष गुहा में मौजूद रहता है, लेकिन ये जो फेफड़ा है ये चारों ओर से कवर होता है, एक चैम्बर के अंदर जो है ये क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, और इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। इस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, थोरेसिक चैम्बर। और ये जो थोरेसिक चैम्बर है बोन से बने होते हैं, हड्डियों से बने होते हैं। कौन कौन से हड्डी से बने होते हैं, तो ये जो हमारा पीछे वाला भाग जो है, यानी कि जो हमारा ये जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक कैविटी जो अंदर था, तो उसके पीछे वाले भाग में हमारा यहाँ पर पीछे वाले हिस्से में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पीछे था हमारा बैकबोन। और फिर आगे जो है हमारा एक खंजर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो देखो यहाँ पर हम आगे की ओर बना रहे हैं स्टर्नम। ये हमारा क्या है, स्टर्नम। तो पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम और आगे हमारा क्या है, स्टर्नम है। अब क्या होगा, ये पीछे जो हमारा मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम है, इधर से बोन आएगा, दोनों साइड से क्या आएगा, बोन आएगा इस तरह से, और एक चैम्बर का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो बोन जो आएगा, ये हमारा बोन रिब्स होता है, रिब्स का बोन होता है। किसका बोन होता है, रिब्स का। ध्यान से देखो, पीछे से हमारा वर्टिब्रल कॉलम से एक बोन जुड़ा हुआ आता है, और ये किसके साथ जुड़ता है, आगे की ओर जो हमारा स्टर्नम मौजूद होता है, स्टर्नम के साथ जुड़ता है दोनों ओर से। इस तरह से कुछ चैम्बर बनता है, जैसे ये फिंगर है, कुछ इस प्रकार से आता है। और आगे जो है हमारा एक स्टर्नम उरोस्थी नाम का अस्थि होता है, और उसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। चलो यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका, ये हमारा क्या है, स्टर्नम है। उरोस्थी है। ठीक है, तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से एक बोन आया। किसका बोन आया, रिब्स का बोन आया। किसका आया, रिब्स का बोन आया। और आगे किसके साथ जुड़ गया, स्टर्नम के साथ जुड़ गया। तो दोनों ओर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ गया और इधर से भी इस तरह से आएगा। देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो जानते हैं कि हम लोग 26 होता है, और ये जो हमारा एक स्टर्नम है ये केवल एक होता है। लेकिन रिब्स की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। कितनी होती है, 24। तो कुछ बोन जो है वो सारे जो 24 बोन आएंगे, 12 इधर से 12 इधर से, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ और भी आएंगे, कुछ इस प्रकार वर्टिब्रल कॉलम से आएंगे और आगे आकर किससे जुड़ जाएंगे, देख सकते हो किससे जुड़ गया है, स्टर्नम के साथ जुड़ गया है। तो इस प्रकार से कुछ बोन आएंगे। तो देखो वर्टिब्रल कॉलम पीछे से बोन आया है और आगे स्टर्नम के साथ जुड़ गया है, कुछ इस प्रकार से आता है। देखो यहाँ पर आगे इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, तो टोटल जो है 12 इधर से आएंगे और 12 इधर से आएंगे, तो टोटल 24 बोन्स हो जाएंगे रिब्स के। और जब रिब्स पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से आएगा और हमारे आगे जो स्टर्नम है, हमें जो आगे स्टर्नम जो पाया जाता है उस स्टर्नम के साथ जुड़ेगा, तो एक रिब केज का निर्माण हो जाएगा, रिब केज का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर रिब केज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एक पिंजड़ा होता है ना, और पिंजड़े के अंदर जैसे कोई पक्षी जमा होता है, मौजूद होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि एक पिंजड़ा का निर्माण होता है। उस पिंजड़ा का नाम होता है रिब केज, पसली पिंजर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पसली पिंजर। और ये जो पसली पिंजर बना होता है किसका किसका बना होता है, तो पहला वर्टिब्रल कॉलम था,
दूसरा क्या था हमारा आगे, अच्छा वर्टिब्रल कॉलम किधर है, हमारे पीछे साइड है, जिसको हम लोग कहते हैं डोर्सल साइड कहते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, डोर्सल साइड कहते हैं, पृष्ठीय भाग कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र कहते हैं। और ये हमारे आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड, क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं इसको, है ना, उदर भाग, उदर पक्ष कहते हैं इसको। और हमारा जो रिब्स जो आ रहा है साइड से आ रहा है, किधर से आ रहा है, साइड से आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल साइड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, लेटरल साइड। तो तीनों जब बोन आपस में जुड़ जाते हैं तो एक केज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिब केज। और ये रिब केज किसका किसका बना होता है बताओ, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और दूसरा बताओ, दूसरा हमारा स्टर्नम था, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है बताओ, हमारा रिब्स है, तीसरा हमारा क्या है, रिब्स है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे डोर्सल साइड पाया जाता है, स्टर्नम हमारा वेंट्रल साइड पाया जाता है, जबकि रिब्स हमारे लेटरल साइड पाया जाता है, किधर पाया जाता है, लेटरल साइड पाया जाता है। अच्छा, ये हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, तो एक रिब केज का फॉर्मेशन हुआ। अब रिब केज के जस्ट नीचे जो है एक हमारा मसल्स पाया जाता है इस प्रकार से, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग्स, श्वासन की क्रियाविधि। अब हम लोग इसमें श्वासन की क्रियाविधि में को शुरू करने से पहले हम लोग क्या पढ़े कि श्वासन में जो काम आएगा, जो वर्क करेगा, जो मसल्स, जो बोन्स, उसके बारे में पढ़ें। यहाँ पर क्या हुआ, एक पसली पिंजर का निर्माण हुआ, रिब केज का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हम लोग क्या देखते थे कि मेरुदंड और उरोस्थी और पसली तीनों आपस में जुड़कर एक पसली पिंजर का निर्माण किया था, ठीक है। और नीचे हमारा क्या पाया जाता है, डायाफ्राम पाया जाता है। अब ये जो हमारे रिब केज का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जैसे पिंजरा जो जैसे खुला हुआ रहता है ना, आर पार दिखता है, ये आर पार नहीं दिखता है, ठीक है। इसके बीचों बीच जो है, इस पिंजरे के बीचों बीच कुछ मसल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ मसल्स पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार देखो मसल्स पाए जाते हैं। देखो मसल्स बना दे रहे हैं हम। इस मसल्स का जो नाम होता है, इस मसल्स का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल। क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल। देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, इंटरकोस्टल मसल। इसको हिंदी में लिखते हैं अंतरा परसुक पेशी। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, अंतरापरसुक पेशी। अब ये अंतरापरसुक पेशी जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन सा, एक हमारा होगा एक्सटर्नल और एक होगा हमारा इंटरनल। क्या क्या होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य और इंटरनल मतलब अंतः। यानी कि जब रिब केज के आगे से मसल्स पाया जाएगा बाहर की ओर से, तो वो हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरसुक पेशी। और जब रिब केज के अंदर से मसल्स पाया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहेंगे उसको हम लोग, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे, अंतरापरसुक पेशी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यदि दिक्कत हो तो बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनहेलेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, इनहेलेशन। इनहेलेशन, इनहेलेशन को हम लोग और भी नाम से बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। यानी कि इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। क्या करना, सांस लेना। और इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतःश्वसन। क्या होता है, अंतःश्वसन। अभी बताया गया था अंतःश्वसन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है। जब हम लोग वायुमंडल से, कहाँ से, वायुमंडल से
जब हम लोग ऑक्सीजन युक्त हवा कहाँ लेते हैं? फेफड़े में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? फेफड़े में लेते हैं ऑक्सीजन युक्त हवा, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतःश्वसन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? अंतःश्वसन। और एक हमारा निःश्वसन था, एक्सहेलेशन था, जिसको हम लोगों ने एक्सपायरेशन कहा था। एक्सपायरेशन क्या होता है? जब हम लोग फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को वायुमंडल में प्रदान करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ये हमारा है इंस्पायरेशन, ठीक है, जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़े में लेंगे। ये कैसा एक हमारा प्रोसेस है? तो ये हमारा एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय प्रक्रिया। क्या कहते हैं? सक्रिय प्रक्रिया। अब ये एक्टिव प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं, सक्रिय प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन युक्त हवा को वायुमंडल से फेफड़े में लेते हैं और वो हमारे रक्त में जाता है, फिर रक्त से कोशिकाओं तक जाता है, तो कोशिकाओं में जैसे ही जाता है वो हमारा ऑक्सीजन, तो वहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है? एक केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, जो कि हमारे कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा एक्टिव प्रोसेस में? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का निर्माण होगा, और दूसरा क्या होगा? एटीपी का इस्तेमाल होगा। यानी कि हम लोग एटीपी बनाएं, जब ऑक्सीजन आया तो एटीपी बनाएं, और उस एटीपी का इस्तेमाल कौन करेगा? कोशिका करेगा। तो ये हमारे किस में आता है? एक्टिव प्रोसेस में आता है। और एक्टिव प्रोसेस ये किस में देखने को मिलता है? तो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन में देखने को मिलता है। अब ये जो इंस्पायरेशन और एक्टिव प्रोसेस है, इंस्पायरेशन हमारा क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें एक बॉयल्स लॉ आता है, सभी लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तापमान हमारा स्थिर होता है, जिसमें जो हमारा इक्वेशन होता है पी वी = nRT, और यदि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो P = 1/v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P = 1/v। P मतलब यहाँ पर क्या है? P यहाँ हमारा प्रेशर है। P हमारा क्या है? यहाँ पर प्रेशर है, और V हमारा क्या है? वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वित्त कर्मानुपाती इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त कर्मानुपाती। तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यदि वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम यदि ज़्यादा होगा तो प्रेशर वहाँ कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 2 कंटेनर ले लेते हैं, ध्यान से देखो, एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और एक छोटा कंटेनर ले लेते हैं। अब ये कंटेनर नंबर फर्स्ट है और ये कंटेनर नंबर सेकंड है। ये कंटेनर नंबर सेकंड है। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये कंटेनर नंबर फर्स्ट बड़ा है और कंटेनर नंबर सेकंड क्या है? छोटा है। तो इसका वॉल्यूम, यानी कि इसको हम लोग वॉल्यूम V2 कह देंगे और इसको वॉल्यूम V1 कह देंगे। कंटेनर नंबर फर्स्ट का वॉल्यूम V1 और कंटेनर नंबर सेकंड का वॉल्यूम V2। तो वॉल्यूम यहाँ पर यदि ज़्यादा होगा तो प्रेशर इसका क्या होगा? कंटेनर नंबर फर्स्ट का वॉल्यूम यदि ज़्यादा होगा तो अभी बताएं कि जिसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसका उतना कम प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम यदि हमारा ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर यानी कि P1 हमारा क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर V2 वॉल्यूम जो है हमारा कम है, वॉल्यूम यहाँ पर हमारा क्या है? कम है। तो वॉल्यूम यदि कम है तो प्रेशर यानी कि P2 हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ, सिलेंडर में जो है गैस भरा हुआ है। तो सिलेंडर में जब गैस भरा हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम क्या है? छोटा होता है, वॉल्यूम कम होता है, और बाहर जो हमारा जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हमारे सिलेंडर में क्या है? प्रेशर
प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। अब देखो वॉल्यूम कम है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है हमारा, कम है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। और जबकि वायुमंडल में वॉल्यूम बड़ा है तो उसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जैसे हम लोग गैस लीकेज जो होता है, गैस लीकेज होता है तो क्या होता है, गैस लीक होकर वो कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। क्यों जाता है वायुमंडल में, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है तो वो ज़्यादा से कम की ओर करता है। कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है, क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा से कम की ओर करता है। अब यहाँ पर सिलेंडर में जो है, गैस सिलेंडर में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने का वजह क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है हमारा, कम है। तो इसलिए आसानी से क्या होता है, वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर लीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है इनहेलेशन, क्या है हमारा, इनहेलेशन। इसमें क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन युक्त हवा हम लोग वायुमंडल से कहाँ लेंगे, फेफड़े में लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब अभी बताएं हम, जब भी कोई चीज़ फ्लो करता है तो वो ज़्यादा से कम की ओर करता है। तो प्रेशर यानी कि प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो वायुमंडल में ज़्यादा होगा या फेफड़े में ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, वायुमंडल में प्रेशर ज़्यादा होगा और फेफड़े में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तभी तो वो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो करेगा ना। अच्छा, क्या हम लोग श्वास लेने के दौरान कोई ताकत लगाते हैं क्या, ताकत लगाते हैं क्या, नहीं। हम लोग आराम से सो रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं और आराम से हम लोग श्वसन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से ले रहे होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग श्वास लेंगे तो इसका मतलब कि बाहर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और अंदर हमारा क्या है, कम है, तभी तो वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आएगा। तो ये जो अंदर जो प्रेशर कम हुआ, क्या बोल रहे हैं हम, अंदर जो प्रेशर कम हुआ, इसके वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से कहाँ आया, तो हमारे फेफड़े में आया। तो इसके लिए जो है कुछ मसल्स जिम्मेदार होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, कुछ मसल जिम्मेदार होते हैं। अभी जैसे हम श्वास नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में श्वास नहीं ले रहे हैं, देख सकते हो हम श्वास नहीं ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं लेकिन श्वास नहीं ले रहे हैं, तो अभी हमारा क्या है, फेफड़ा एक नॉर्मल पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही श्वास लिए तो छाती हमारा क्या हो गया, फूल गया, छाती हमारा क्या हुआ, फूल गया। क्यों, अब फूलने की वजह से क्या होगा, हमारे छाती का यानी कि वक्ष भाग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा वायुमंडल से तो ऑक्सीजन युक्त जो हवा है वायुमंडल से वो कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़े में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, फेफड़े में आ जाएगा। तो ये जो छाती फूला, वक्ष भाग का जो आयतन बढ़ा, इसके लिए दो मसल जिम्मेदार होते हैं। कितने मसल जिम्मेदार होते हैं, दो मसल जिम्मेदार होते हैं। पहला जो मसल्स हमारा है वो है हमारा डायाफ्राम, क्या है हमारा, डायाफ्राम। फिर दूसरा जो मसल जिम्मेदार होता है वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है हमारा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि डायाफ्राम। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो बाह्य अंतरा परसुक पेशी, क्या कहते हैं, बाह्य अंतरापरशुक पेशी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये दोनों जिम्मेदार कैसे होता है, अब ध्यान से देखना। हम लोग एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ना, जब हम लोग श्वसन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे तो एक डायग्राम बनाए थे जिसमें हमारा एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था और अंदर हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल था। वो जो बाहर की ओर जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था वो, और वो जो नीचे डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर था वो हमारा जो डायाफ्राम था। ये दोनों मसल जो है हमारे इनहेलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, अंतर श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। होता क्या है, ये जो डायाफ्राम जो है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक हम ये लंग्स बनाए, क्या बनाए, लंग्स बनाए। डायाफ्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, डोम शेप होता है। कैसा शेप होता है, डोम शेप होता है। अब हमें क्या करना है, हमारे वक्ष भाग का थोरेसिक रीजन का जो है क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो। और जब प्रेशर कम होगा तो वायुमंडल से ऑक्सीजन हम लोग आसानी से ले सकते हैं, उसके लिए कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये डायाफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये जो डायाफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके लिए एक मसल जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है फ्रेनिक मसल। क्या होता है, फ्रेनिक मसल्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्य छद
पेशी, क्या कहते हैं इसको, मध्य छद पेशी कहते हैं। अब मध्य छद पेशी में फेनरिक मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो हमारा जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम को नीचे की ओर धकेलता है। किधर धकेलता है, नीचे की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो डायाफ्राम है ये चपटा हो जाता है। ये डायाफ्राम क्या होता है, हमारा चपटा हो जाता है। अब डायाफ्राम जब चपटा होगा तो जब जो इस प्रकार से डायाफ्राम था ये इधर से ऐसे चपटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पहला वॉल्यूम बढ़ाने में कौन मदद किया, तो डायाफ्राम किया। डायाफ्राम जो पहले डोम शेप्ड था वो अब चपटा हो गया। कैसा हो गया, चपटा हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब दूसरा जो मसल था हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा क्या था हमारा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किधर से था, देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये जो हमारा रिब्स था, ध्यान से देखना, ये जो हमारा रिब्स था और रिब्स के बीचों बीच क्या था, रिब्स के बीचों बीच क्या था हमारा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था। क्या था, बाहर की ओर से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था। इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो नॉर्मल पोजीशन पे जो हमारा अभी रिब केज होता है उसको बाहर और ऊपर की ओर धकेलता है। पहले नॉर्मल है, इसको क्या करता है, बाहर और ऊपर की ओर धकेलता है। तो जब बाहर और ऊपर की ओर धकेलेगा तो क्या होगा, रिब केज, यानी कि वो जो रिब केज के अंदर जो हमारा जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम पहले कौन बढ़ाया था, डायाफ्राम बढ़ाया था। वो डोम शेप था, वो चपटा जैसा बन गया था, तो डायाफ्राम पहले बढ़ाया था वॉल्यूम। अब कौन बढ़ाया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बढ़ा दिया। कौन बढ़ा दिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बढ़ा दिया। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम मसल्स ने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, थोरेसिक रीजन का जो है वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या हमारा ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है हमारा वायुमंडल से किस में आ जाएगा, हमारे फेफड़े में आ जाएगा। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आने को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। तो ये हमारा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहला टॉपिक हमारा इनहेलेशन। ठीक है, तो अगले टॉपिक में